In this lecture, we will discuss about the factors affecting stability of complexes. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी अगर हम कहेंगे तो हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अगर हम देखें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं मेटल कॉम्प्लेक्सेस के। अगर हम देखें मेटल कॉम्प्लेक्स किसका बना हुआ होता है, मेटल कॉम्प्लेक्स बना होता है उसमें एक होगा सेंट्रल मेटल आयन, एक उसमें होगा लिगेंड। तो जो दो से मिलके ये एक मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सो द फैक्टर्स विल बी टू। दो फैक्टर तो जरूर होंगे, वन इज द नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड द अदर इज द नेचर ऑफ लिगेंड। तो ये दो फैक्टर होंगे। इसके साथ अगर हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या आएगी बात, सराउंडिंग कंडीशंस की। तो क्या सराउंडिंग कंडीशन है वो भी अफेक्ट करेंगी किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। इसलिए हम टोटल तीन फैक्टर्स मान के चलें, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, nature of ligand and surrounding conditions, they can affect the thermodynamic stability of metal complexes. And in this lecture we will focus only on the nature of central metal ion, on the thermodynamic stability of metal complexes. अगर हम नेचर ऑफ मेटल आयंस देखें तो मेटल आयन की कौन कौन से ऐसे नेचर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। तो एक फैक्टर है आयनिक चार्ज। उस मेटल आयन के ऊपर क्या चार्ज है, साइज ऑफ मेटल आयन, देन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कैसा है वो भी अफेक्ट करता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। और हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड नेचर ऑफ मेटल आयन, दिस इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ द मेटल आयन। फिफ्थ फैक्टर इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उस पर्टिकुलर मेटल आयन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है वो अफेक्ट करेगा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। और क्लास ऑफ मेटल आयन कि वो पर्टिकुलर जो मेटल आयन है वो किस क्लास को बिलोंग करता है उस पर डिपेंड करेगी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल दीज नेचर्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन that affects the stability of this transition metal complexes. So first factor is charge on metal cation. मेटल कैटायन का चार्ज कैसे अफेक्ट करता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को, उसके लिए अगर हम देखें so for a given ligand and metal ions of the same size, the stability of metal complexes increases with increase of charge on them. तो अगर हम किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के लिगेंड को सेम रखें और मेटल आयन के साइज को सेम रखें और हम ये देखें कि फिर मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे चेंज होती है, तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे मेटल आयन पर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। इसलिए आप देख सकते हैं कि थोरियम 4 पॉजिटिव है और सोडियम 1 पॉजिटिव है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, थोरियम पॉजिटिव, अगर लिगेंड एक से हों। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें लेंथेनम, स्ट्रॉन्शियम एंड पोटेशियम को, तो पोटेशियम सबसे वीक इसको लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जबकि लेंथेनम जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्योंकि इसके ऊपर हाईएस्ट चार्ज है। तो चार्ज अफेक्ट करता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को, लिगेंड अगर सेम रहे तो। देन higher the charge on the oxidation or the oxidation state of metal ion, higher will be its stability with ligands like X minus NH3 H2O। दूसरा हम एक और पहलू देखेंगे कि अगर किसी मेटल आयन के ऊपर चार्ज अधिक है तो वो कैसे लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये हैलाइड्स हैं। देन NH3 H2O, ये सारे के सारे लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत नीचे होते हैं।
इनकी टेंडेंसी केवल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। सो दीज आर सिग्मा डोनर लिगेंड्स। एक तरीके से आप एग्जांपल देख सकते हैं K2Cr2O7, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। और यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, जबकि इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो इससे क्या होता है कि ये 6+ जो हमें दिख रहा है, ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है। तो एक्चुअली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकते हैं वो लिगेंड जो कि इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर देंगे, और तब उसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने कहा कि हम ऐसे मेटल के टाइम्स की बात कर रहे थे यहाँ पर जिनके साइज बराबर है और जिनके साथ लिगेंड भी एक से हैं। वहाँ पर हम चार्ज को अगर देखेंगे तो जिसके ऊपर अधिक चार्ज होगा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और अगर हम देखें जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्चुअली दे आर अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज हो सकती हैं जबकि ये मेटल कैटायन सिग्मा डोनर लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज हो सकती है। नेक्स्ट टाइप के अगर हम दूसरे तरीके की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, या हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर अगर हम चार्ज देखें मेटल कैटायन के ऊपर, तो हम ये देखेंगे ये मेटल एटम और मेटल कैटायन जो है उसको अगर हम देखें, अगर इसके ऊपर बहुत कम ऑक्सीडेशन स्टेट हो या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो ये कैसे स्टेबलाइज होती है, ये कब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जब ये ऐसे लिगेंड के साथ अटैच होगा जो कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। पाई एक्सेप्टर लिगेंड मीन्स जिनका आपने पढ़ा होगा कार्बोनिल का, आपने इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा होगा और वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि कार्बोनिल हैज़ पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। तो ये खाली होने की वजह से ये लिगेंड निकल को इलेक्ट्रॉन देता है। फिर ये जो निकल है ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ये एरो से आपको दिखाया कि निकल जो है वो इलेक्ट्रॉन लिगेंड को दे सकता है, दस इट कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और क्योंकि इसके पास क्या है, कार्बोनिल के पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो अगर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो जब ये देगा तो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। इसलिए इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स, और ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इंटरनली ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऐसे लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करेगा जिनके जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर ये एक्सेप्ट करेंगे तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देगा। तो ऐसे लिगेंड कौन से हैं, कार्बोनिल है, देखिए फॉस्फिन लिगेंड है, फिनेंथ्रोलिन है, बाईपायरिडाइल है, CN- है। ये ऐसे लिगेंड हैं जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ऊपर होते हैं। तो ये जो हैं ये ऊपर होते हैं, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, और वो ऐसे मेटल आयंस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या चार्ज है वो बहुत कम है या 0 है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो पुअर पाई एक्सेप्टर और गुड सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं, जो अच्छे सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं, दे कैन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद द मेटल आयंस इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइल गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, जबकि जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होंगे जैसे कि कार्बोनिल है, साइनाइड है, तो वो किसके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मेटल आयंस इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट फैक्टर इज द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। दूसरा फैक्टर क्या है, जो नेचर ऑफ मेटल आयन है उसमें दूसरा फैक्टर क्या है, साइज। साइज क्या है सेंट्रल मेटल आयन का, तो अगर अब हम बात कर रहे हैं साइज की, साइज पर कैसे डिपेंड करेगा, देखिए सबके ऊपर चार्ज बराबर है, सारे स्पीसीज के ऊपर चार्ज बराबर है, चार्ज बराबर है लेकिन इनका साइज अलग अलग है, और अगर लिगेंड भी एक से हों
तो फिर हम इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं. सो विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ मेटल आयन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस डिक्रीजेस. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जो कॉम्प्लेक्स ये बनाएंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी. फॉर द मेटल आयंस विद द सेम चार्ज, मैंने आपसे कहा सेम चार्ज है, सेम लिगेंड है, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. तो ये कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे साइज कम होता जाएगा. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने बॉन्डिंग कई तरीके की पढ़ ली है, अब आपने CFT भी पढ़ ली है, तो आपने ये वेलेंस बोर्ड थ्योरी भी पढ़ ली. आपने ये देखा जो बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में, ये किस वजह से होता है? अगर CFT की बात करें तो इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. अगर हम वहाँ पर भी क्या होता है, जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और जो अट्रैक्शन है, तो ऐसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा लिगेंड का. अगर पॉजिटिव चार्ज जो है कैटायन का बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ेगा. अगर किसी मेटल आयन का साइज छोटा है तो छोटा साइज मतलब वो अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उसका, जो बाहर का जो ऑर्बिटल है, तो इसलिए वो अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा. अट्रैक्ट करने का मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा. इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स of metal ions belonging to the same group, it decreases down the group. जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, तो ये देखिए लिथियम से हम सीजियम तक जा रहे हैं, आयन तक, तो क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने में साइज इंक्रीज होगा, इसलिए स्टेबिलिटी सीजियम जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसकी सबसे कम होगी, और जो लिथियम बनाएगा उसकी सबसे अधिक होगी. हालांकि ये ट्रांजिशन मेटल्स की बात नहीं है, ये हैं कॉम्प्लेक्सेस बाय द एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. और सेम केस होगा, अभी आप देखेंगे ट्रांजिशन मेटल की अभी हम बात करेंगे, उसको हम डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं. यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की. अगर ये एक टॉप से हम अगर बॉटम की ओर ग्रुप में जाएं तो साइज इंक्रीज होता है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी विल डिक्रीज. तो देखिए साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है इनके. ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे तो स्टेबिलिटी विल डिक्रीज. अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल आयंस, तो अगर हम ट्रांजिशन मेटल आयंस के द्वारा बने हुए मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी की बात करें तो हमें बात करनी होगी इरविंग विलियम सीरीज, जो कि हमने ये सीरीज की जिक्र हमने एप्लीकेशंस ऑफ CFSC लेक्चर में भी देखा था. तो आप ये देखेंगे कि इरविन विलियम्स सीरीज जो है वो बाई जो जो दो डबल चार्ज वाले जो आयंस हैं उनकी ट्रांजिशन मेटल्स के लिए एक सीरीज है, जिसमें मेटल कैटायंस को अरेंज किया गया है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. और आप देखेंगे इस ऑर्डर में पर्टिकुलरली ये कॉपर ऐसा आयन है जिसकी अगर हम रेडियस देखें तो इसकी रेडियस निकेल से अधिक होती है और जिंक से कम होती है. तो पर्टिकुलरली यानी हम ये कह सकते हैं कि जो जिंक का साइज है वो कॉपर से कम होता है. तो इसलिए जिंक जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, कॉपर विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर इरविन विलियम सीरीज काम करेगी. तो यहाँ पर कॉपर सबसे अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि इसका साइज जो है वो अगर हम देखेंगे ये अगर हम कॉपर और जिंक में कंपेयर करें तो कॉपर का साइज कम है और जिंक का अधिक है. तो कॉपर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और यहाँ पर भी डिपेंड करेगा साइज के ऊपर. तो ये जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर ही ये सीरीज है कि कॉपर जो है वो सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है अकॉर्डिंग टू इरविन विलियम सीरीज. जिंक जो है वो कम बना रहा है इससे, और बेरियम सबसे कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा इस सीरीज में. Mn उससे भी कम बनाएगा. तो कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा अकॉर्डिंग टू इरविन विलियम सीरीज. तो ये जो सीरीज है ये स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर ही बेस्ड है. ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे और जैसे एरो लगे हुए ये जो ग्रेटर देन का साइन लगा है वो इसी अकॉर्डिंग है
कि जिसकी ओर ग्रेटर देन साइन है, दैट मीन्स इट विल फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है नेचर ऑफ मेटल आयन को, वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मेटल आयन का, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। कैसे? द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड इज ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो क्या होता है कि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को डोनेट करता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल आयन कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड। तो अट्रैक्ट कौन करेगा लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को? लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन देना है मेटल आयन को, लेकिन मेटल आयन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन कब अट्रैक्ट करेगा? जब उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो कम होगी, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर अधिक होगा। तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कैसे अधिक होगा? द ग्रेटर द चार्ज टू रेडियस रेशियो ऑफ द मेटल आयन। जैसे जैसे जो मेटल आयन है उसके ऊपर जो चार्ज टू रेडियस रेशियो है वो अधिक होगा, तो अट्रैक्शन भी जो है वो अधिक होगा। जो मेटल आयन है वो क्या करेगा? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की। तो हम क्या कह सकते हैं कि यानी मेटल आयन के ऊपर चार्ज अधिक और रेडियस कम, जो इससे पहले हमने बात करी थी। हमने कहा था कि मेटल आयन के ऊपर जितना अधिक चार्ज होगा जितनी कम रेडियस होगी। इसका मतलब जो चार्ज टू रेडियस रेशियो वो जितना कम होगा उतना अधिक मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होगा, मतलब अपनी ओर को खींचेगा वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल फॉर्म more stable complex. So thermodynamic stability will increase with the increase in the electronegative nature of the central metal ion, which depends upon the charge to radius ratio directly. This is the another factor, that is the hard and soft acid nature of metal ion. तो ये जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड नेचर है मेटल आयन का, ये कैसे अफेक्ट करता है? पहला फैक्टर हमने पढ़ा चार्ज, दूसरा पढ़ा रेडियस, तीसरा हमने पढ़ा about the electropositive nature of central metal ion, and this is the fourth one, hard and soft acid nature of metal ion. ये आप हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। तो हार्ड एसिड जनरली क्या होते हैं, HSAB प्रिंसिपल है पियर्सन का, कि जो हार्ड एसिड होते हैं दे कैन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद हार्ड बेसिस। ये हार्ड बेसिस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं दे कैन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद सॉफ्ट बेस। तो ये क्या करते हैं, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो अब हम ये देखें कि हार्ड जो मेटल हैं वो क्या होते हैं। जो हार्डनेस है मेटल की वो किस पर डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द मेटल आयन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है मेटल आयन के ऊपर, हार्डनेस बढ़ती है। And hard acids can form stable complexes with the ligands having electronegative donor atoms such as N, O and F. देखिए हमने कहा कि जो हार्डनेस है वो कैसे इंक्रीज होती है? ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगी उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल आयन के ऊपर। तो वो पॉजिटिव है और वो क्या करेगा, जो लिगेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव जिनका डोनर एटम है उनके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मेटल आयन का अधिक है और जो डोनर एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कैसा इंटरेक्शन बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। तो हार्ड जो मेटल होते हैं वो किनके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? ऐसे लिगेंड्स जिनके डोनर एटम N होते हैं, O होते हैं या F होते हैं। ये आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो N किसका डोनर एटम होता है? फॉर एग्जाम्पल NH3। O किसका डोनर एटम होता है? जैसे H2O, और दिस इज फ्लोराइड हेलाइड है। तो ये डोनर एटम जहाँ होंगे वहाँ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की मेटल आयन कैन इजीली फॉर्म स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स।
और अगर हम सॉफ्टनेस को देखें मेटल आयन की, तो मेटल आयन की सॉफ्टनेस कैसे बढ़ती है? जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज होता है किसी भी मेटल आयन के ऊपर, उसकी सॉफ्टनेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो चार्ज पर डिपेंड करती है सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस जितनी, चार्ज कम हो गया, तो चार्ज कम हो गया तो अब ये किन के साथ बॉन्ड बनाएंगे? ये ऐसे लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे जिनके डोनर एटम सॉफ्ट बेस हों। वो कौन होते हैं? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इनके साइज बड़े हैं, और इनके साइज बड़े हैं, साथ में इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है वो भी कम है। तो जैसे फॉस्फिन, PPH3 लिगेंड है, फॉस्फिन लिगेंड है। ऐसी सल्फर जहाँ पर डोनर एटम होगा, ये लिगेंड्स जो हैं वो सॉफ्ट जो एसिड्स होते हैं उनके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो डिपेंड करेगा कि मेटल आयन का नेचर कैसा है और जो लिगेंड का डोनर एटम है वो कैसा है। तो अगर वो दोनों मैच कर गए तो फिर उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो स्टेबल होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो Fe3 एक अगर हम आयन लें तो ये क्या कहला सकता है? देखिए Fe3 और Fe2 में कौन हार्ड है? Fe3+, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अधिक है। तो ये क्या करेगा? ये इट कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ओ डोनर लिगेंड। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से अधिक होती है, इसलिए ऑक्सीजन डोनर लिगेंड के साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। जबकि Fe2+ जो है वो एक सॉफ्ट लिगेंड की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा। तो ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? जिनमें ऐसे लिगेंड जिनमें एन क्या होगा? डोनर एटम होगा। तो ये देखिए एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है, तो जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयंस के साथ स्ट्रॉन्ग स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। फिफ्थ जो फैक्टर हमने डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे अफेक्ट करता है? देखिए स्टेबिलिटी को, द मेटल आयंस हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल शो more stable, they form more stable complex with the ligands that are having the electronegative donor atoms such as NOF। तो ऐसे मेटल आयंस जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो कैसे लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनाते हैं? जिनके पास NOF डोनर एटम्स होते हैं। और मेटल आयंस जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव, जैसे कि PD2+ है, PT2+ है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद the ligands having the donor atoms like P, S and Cl। तो इसको हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इफेक्ट क्या है? लिथियम और बेरियम के केस में ये लार्ज होता है बट विद नेगेटिव साइन। तो जहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ रिडक्शन पोटेंशियल है वो ऐसे लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दे आर द डोनर एटम्स। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो ऐसे लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे स्टेबल जिनमें पी, सल्फर और क्लोराइड जो है वो एज अ डोनर एटम होगा। द लास्ट फैक्टर इज क्लास ऑफ मेटल आयंस। तो जो लास्ट फैक्टर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सिक्स्थ फैक्टर, वो है क्लास ऑफ मेटल आयन। वो कैसा इफेक्ट करता है? यहाँ पर आप देखेंगे कि चैट एंड आयरलैंड ने 1959 में मेटल्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया, एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टेंडेंसी। और वो किस पर बेस्ड था? उनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पर बेस्ड था। तो यहाँ पर जो क्लास ए है, वहाँ दूसरा क्लास बी है और तीसरा मेटल का क्या है क्लास कैटेगरी? दैट इज बॉर्डर लाइन। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्लास ए, क्लास बी एंड बॉर्डर लाइन।
इफ वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए मेटल, अगर हम क्लास ए मेटल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो वो क्या क्या कहलाते हैं, जो क्लास ए के मेटल है वो कहलाते हैं हार्ड एसिड्स और हार्ड मेटल्स। इनका क्या करेक्टरिस्टिक होता है, दे हैव हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कैसा होता है, हाई होता है। साइज कैसा होता है इन मेटल आयंस का, स्मॉल साइज। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, हाई होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे इनके पास आउटर डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ओके, तो इनके पास डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो ये कौन होंगे, देखिए जिनके पास डी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, या तो वो एल्कली मेटल होंगे, या वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे, या वो क्या हो सकते हैं, वो ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स हो सकते हैं जिनके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये इनके ऊपर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्मॉल साइज है, तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना सकते हैं विद द लिगेंड्स। और कैसे लिगेंड्स, जिनके पास डोनर एटम क्या होंगे, अभी आप देखेंगे जिनके पास डोनर एटम कौन से होंगे, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, उनके साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास ए मेटल्स। नाउ इफ वी सी द एग्जांपल्स ऑफ क्लास ए मेटल्स, तो क्या है देखिए, हाइड्रोजन, दिस इज प्रोटॉन, देन एल्कली मेटल्स मैंने आपसे कहा, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लाइट ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने आपसे कहा कि इनकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी तो इनमें डी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। तो इन सब में या तो डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जैसे H प्लस में नहीं होंगे, एल्कली मेटल्स में नहीं होंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में नहीं होंगे, और जो ट्रांजिशन मेटल्स इनमें बहुत कम डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये किसके साथ बना सकते हैं, जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, आप ये देख सकते हैं लिगेंड्स, इनका जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेशन विद द क्लास ए मेटल्स वो ये है। यानी जो फ्लोराइड होगा वो सबसे स्टेबल बॉन्ड बनाएगा विद क्लास ए मेटल्स। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन डोनर लिगेंड होगा, ऐसे ही अगर नाइट्रोजन डोनर लिगेंड होगा, तो वो क्लास ए मेटल के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। सो इफ वी कंपेयर आई माइनस के साथ, क्लास ए मेटल स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब हम देखेंगे क्लास बी मेटल्स क्या होते हैं। क्लास बी मेटल्स आर द सॉफ्ट एसिड्स और सॉफ्ट मेटल्स। जो क्लास बी मेटल्स हैं उनको सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि उनके ऊपर चार्ज कम होगा। फील्ड डी ऑर्बिटल्स, इनमें क्या मिलेंगे, डी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ओके, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी होते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, फील्ड है। फील्ड डी ऑर्बिटल किनके पास होंगे, ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स जो कि हैवियर होंगे और जिनके ऊपर चार्ज कम होगा, तो उनके पास डी इलेक्ट्रॉन्स बहुत होंगे। ये इनके पास एम्प्टी पाई ऑर्बिटल्स भी होते हैं, इनके साइज बड़े होते हैं, एंड दे जनरली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद दी मेटल्स। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये सॉरी, दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद दी लिगेंड्स। लिगेंड्स के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। So these metals, they form covalent bonds with the ligands because they are less electropositive in nature. क्लास बी मेटल आयंस कौन कौन से, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको कम ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, और हायर जो हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। अगर हम इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी देखें लिगेंड के साथ, तो कैसे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो क्लास बी के मेटल सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स आई माइनस के साथ बनाएंगे, फिर बी आर माइनस के साथ, फिर सी एल माइनस के साथ, फिर एफ माइनस के साथ। So this is the order of stability of complexes that are formed with these ligands with the class B metal. ऐसे ही ये जो टेलुरियम है, जो एंटीमनी है, उसके साथ क्लास बी के मेटल्स
स्ट्रॉन्ग यानी हम कह सकते हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिनके पास ये डोनर एटम होंगे, एंटीमनी TeI माइनस, उन लिगेंड्स के साथ ये स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो और ये मेटल आयंस स्टेबल कॉम्प्लेक्स और किसके साथ बना सकते हैं? कार्बोनिल के साथ, ऑर्थोफेनोल्फोलिन के साथ, ओलिफिन्स के साथ, इनके साथ बनाते हैं जिनके पास क्या होता है? वेकेंट पाई ऑर्बिटल होती हैं। अगेन ये ऐसे लिगेंड हैं जो कि जिनकी टेंडेंसी क्या होती है? पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जिनकी टेंडेंसी होती है, उनको हम कहते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो इनके अलावा ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है मेटल्स की, वो है बॉर्डर लाइन मेटल्स। बॉर्डर लाइन मेटल्स को अगर आप देखेंगे जनरली डाई पॉजिटिव आयंस होते हैं 3D सीरीज के, और ये मेटल्स हैं जो कि बॉर्डर लाइन है। अगर इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें टू फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, तो आप देखेंगे अगेन कॉपर की टेंडेंसी सबसे अधिक होती है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने की बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो ये कॉपर 2+ स्टेबलिस्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर। सो नाउ वी कैन कंक्लूड आवर लेक्चर. In this lecture, we have studied about the factors which affects the thermodynamic stability. The factors include the nature of central metal ion, nature of ligand and surrounding condition. 3 फैक्टर मेन होते हैं जो कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। एक होता है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ लिगैंड एंड सराउंडिंग कंडीशंस। और इनमें से जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा वो पढ़ा नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन कैसे अफेक्ट करता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। और यहाँ जो हमने फैक्टर पढ़े वो पढ़ा आयनिक चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, आयनिक साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड नेचर ऑफ मेटल आयन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड क्लास ऑफ मेटल आयंस. So now we can conclude that the stability of a complex having metal ion with higher charge and small size will be high. And hence highly charged and small metal ion can form more stable compound as compared to the weakly charged and large metal ion. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल आयन के ऊपर चार्ज अधिक होता है, स्मॉल साइज होता है, वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है एज कंपेयर टू द मेटल आयन दैट इज हैविंग द वीकली चार्ज्ड लार्ज मेटल आयन. So this is all about this lecture, and in the next lecture we will discuss about the nature of ligand, how the nature of ligand affects the thermodynamic stability of metal complexes. तो next lecture में हम पढ़ेंगे कि ligand का nature कैसे affect करता है thermodynamic stability को. So thank you very much.